तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी करा था सेंटर ऑफ मास किसके लिए, 3D सिस्टम के लिए। और 3D सिस्टम के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले आए थे और एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास और 3 डायमेंशनल सिस्टम, और 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n एम आई एक्स आई और डिवाइड बाई सिग्मा एम आई, जिसको आप टोटल मास कह सकते हैं। ऐसे यहाँ से y सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एम आई वाई आई डिवाइड बाई सिग्मा एम आई। z के लिए सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एम आई जेड आई डिवाइड बाई सिग्मा एम आई। ये भी आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n, आई इक्वल टू 1 से लेकर n, ये अभी आई इज इक्वल टू n। तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं आज। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है आपके पास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास 3 पार्टिकल सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास 3 पार्टिकल सिस्टम, 3 particle system where particles are placed, where particles are placed, ठीक है, particle are placed at the vertices of, at the vertices of, at the vertices of an equilateral triangle, an equilateral triangle, what equilateral triangle, the masses are, the masses are 150 gram, 100 gram, 150 gram, 100 gram and 200, 250, 200 gram respectively, 200 gram respectively. Each side of triangle, each side of triangle is, each side of triangle is 0.5 meter, 0.5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपके पास है कि एक 3 पार्टिकल सिस्टम है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर उसके वर्टिसेस पे ये और ये मासेस रखे हुए, और ऑल जो ट्रायंगल की ईच साइड है वो कितना है, 0.5 मीटर। तो हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लिए बना सकते हैं। ठीक है, हर प्लेस पे क्या रखना है, अलग अलग मासेस रखे हुए, 150 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम। अब देखिए, आप मासेस को कहीं पर भी किसी वर्टिसेस पे रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं बोला है कि ए पे, बी पे और सी पे एक इक्वल या यही ग्राम को रखना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक आप क्या कंस्ट्रक्ट, हाँ, ओरिजिन मानेंगे, और ओरिजिन के साथ एक पहले एक्सिस, एक प्लेन हम लोग इसके लिए यूज कर लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन। एक आ जाएगा वाई एक्सिस, इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस। अब जब आपको पता है कार्टेशियन प्लेन आपने चूज कर लिया है, एक्स और वाई एक्सिस, आपने उस ट्रायंगल को यहाँ रख दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो ये आप क्या मान लेंगे, ओरिजिन।
तो क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। अब जब ओरिजिन मान लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 आएंगे, लेकिन अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन से लेकर यहां तक इसका साइड कितना है, 0.5 मीटर। इधर भी कितना है, 0.5 मीटर। इधर भी कितना है, 0. तो अब आप क्या कह सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस x में कितना चला है, 0.5। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0.5, 0, क्योंकि y एक्सिस में ये गया ही नहीं है, y एक्सिस में इसका कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 0.5, 0। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यस, इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट कर देंगे, यहाँ से बिल्कुल इक्विलेटरल है तो यहाँ से एक मिडन डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा मिडन। और जब मिडन होगा तो 0.5 का मिडन कितना आएगा, 0.25, ठीक है ना, ये 0.25 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर आपको देखने में दिख रहा हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपको एल्टीट्यूड निकालना है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, यस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा इस साइड के लिए अंडर रूट 0.5 स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x मान लेते हैं इस डिस्टेंस को। x को कैसे निकालेंगे, यहाँ से x स्क्वायर पर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको इजी कर दीजिए, इजी कर देंगे कैसे, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 10, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 1/4 और यहाँ पे 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इसको आसान है थोड़ा सॉल्व करना, कितना जाएगा, 1/4 माइनस 1/16, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 4 माइनस 1 3, 16 कॉमन, x स्क्वायर उधर गया तो रूट में बदल जाएगा, x इज इक्वल टू √3/4, 16 को क्या लिखते हैं 4, तो ये आ जाएगा √3/4। और 1/4 क्या होता है, 0.25 √3, समझ के। तो ये वो डिस्टेंस, ये आ गया आपका ये वाला कोऑर्डिनेट। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं x में कितना है 0.25 कॉमा y में कितना है 0.25 √3। क्लियर हो रहा है, आप चाहो तो √3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्या 0.25 मल्टीप्लाई 1.732, तो ये लगभग आ जाएगा 0.43, समझ गए। तो वो डिस्टेंस निकल के आपका, अब आपके पास कोऑर्डिनेट भी है, मास भी है, अब आप ये वाले फॉर्मूलेज यूज कर लेंगे, कैसे आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, x के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, m1x1 क्या आ जाएगा, ये मास m1 है, 0 0 तो x के साथ भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। m2 कितना है, m2 आप 100 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाई इसके साथ जो मास है ये हो गया, डिस्टेंस कितना है x का 0.25 प्लस m3 कितना है 250, और 250 के यस अच्छा 200 ओके 200, तो 200 मल्टीप्लिकेशन बाय 0.5, तो 200 मल्टीप्लिकेशन बाय 0.5 और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, टोटल कितना है, टोटल सम 150 प्लस 200, 100 प्लस 200 300 400 450,
है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो x आ जाएगा 100 की मल्टीप्लाई तो 25, ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 5 1000 तो 100 और डिवाइड बाई 450 तो 125 डिवाइड बाई 450 सही है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या आ गया x कोऑर्डिनेट। क्या हम ऐसे y कैलकुलेट नहीं कर सकते? सिमिलरली y और z भी निकालेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा m1 y1 m2 y2 m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, फिर से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ये तो आपने ओरिजिन ही माना है। m2 कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 100 और 0.43 हम रख सकते हैं वहाँ पे, कैलकुलेट करा हमने इसको वैल्यू। प्लस अब उसके साथ y तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 450, तो y का आ जाएगा 43, 43 यस 43 डिवाइड बाय 450। ये x आ गया, ये y आ गया, और z कैसे z भी आ जाएगा, z आ जाएगा m1 z1 m2 और z हमारे पास है नहीं तो 0। तो सेंटर ऑफ मास क्या कहलाएगा x, y, z 450 450 0 आ गया। तो ये पोजीशन किसकी होगी, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं पे कोई डाउट? ओके। अब हमारे पास एक लैमिना है। लैमिना मतलब क्या होता है, एक 2D शेप होता है, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर हो सकता है। अभी हम लोगों ने एक लैमिना ये भी देखा था, ये कैसा था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अभी कैसा है, हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, और इस स्क्वायर शेप के हमें सिर्फ इतना, ये जो एल शेप बन रहा है, तो एल शेप लैमिना है, लैमिना ऑफ एल शेप। तो इस एल शेप के लैमिना का जो टोटल मास है वो कितना है 3 kg है, ठीक। अब 3 kg और इसके फाइंड द सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको 3 kg के साथ साथ यहाँ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 1 2 0 1 2, समझ गए कैसा है, एल शेप का बना हुआ है। और एल शेप का बनने के साथ साथ ये ये 3 बॉक्स इसके अंदर ऐसे बने हुए हैं। तो अगर इसका 3 kg होगा तो बताइए इसका एक बॉक्स कितने का होगा, 1 kg का। ये भी 1 kg का और ये भी 1 kg का। अब आपको याद हो, आपने मास तो निकाल दिया, m1 m2 m3 हो गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस। अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो x के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, m1 x1 m2 x2 m3 x3। तो x कैसे पता चलेगा, y कैसे पता चलेगा? हाँ, तो अगर ये 1 है तो इनकी देखो, इस पूरे का अगर ये ऑल साइड इक्वल है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ। इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे है। ये कितने केजी का, 1 kg का। इसका सेंटर भी कहाँ होगा, यहाँ। इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ। जब सेंटर पे, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कहाँ होता है, जैसे यही बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ऐसे, टोटल मास जहां पर कंसंट्रेट रहता है। तो अगर ये चारों साइड से इक्वल है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, समझ गए। तो अगर इसका मास 1 kg है तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, अगर ये टोटल 1 है तो इसका आधा कितना होगा यहाँ पे 0.5। तो अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो इसकी लोकेशन क्या है, इसकी इसकी लोकेशन अगर ओरिजिन से देखें तो ये लोकेशन है 0.5। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ए की लोकेशन क्या होगी, और 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो ए की लोकेशन होगी, लोकेशन
ए पॉइंट की, तो ए की लोकेशन होगी यहाँ से यहाँ तक 0.5 और ऊपर भी कितना होगा 0.5, तो 0.5 कॉमा 0.5। बी का लोकेशन क्या होगा, देखो 0.5 ये, तो यहाँ पे भी 0.5 होगा, यहाँ तक 1 है, तो 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा टोटल 1.5। वहीं इसका y में कितना ऊपर उठा है 0.5, तो 1.5 कॉमा 0.5, ये इस बी पॉइंट की लोकेशन हो जाएगी। कैसे, इसी लाइन को आगे बढ़ा दो। सी, सी की लोकेशन आप बताएं मुझे, इस सी वाले पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। एक्स में कितना चला है पहले 0.5 और y में कितना चला है 1 और ये 1.5 हो जाएगा ना। y में इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी सी वाले पॉइंट की, तो 0.5 तो x है, ये ब्रेथ ऊपर चलेगा और यहां से लेंथ कितनी है 1 प्लस 0.5 तो 1.5। और पहले वाले पे भी कितना मास है, इस वाले पे है m1 1 kg, इस पे m2 1 kg, m3 1 kg। अब आपको मास पता चल गए, इसको क्या बोलेंगे x1, इसे y1, x2 y2, x3 y3। ये आसान है। अब x निकालना, कैसे निकलेगा x, x आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, मल्टीप्लाई कर लीजिए सब, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लिकेशन बाई 1। अब ऐसे सिस्टम में हमारा ओरिजिन हम यहाँ नहीं मान सकते, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे m2 का है आपके, जब ऐसे लेमिनार होता है m2 है आपका 1, x2 कितना है 1.5, x3 कितना है 0.5 मल्टीप्लिकेशन बाई 1, और टोटल मास कितना हो गया 3। टोटल को सम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 0.5 1 2.5 2.5 बाई 3। x कैलकुलेट कर सकते हैं, x के लिए कितना हो जाएगा टोटल, y के लिए हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 1 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.5 मल्टीप्लिकेशन बाई 1.5, टोटल मास 3, 0.5 0.5 1 और 2, इसके लिए भी 2.5 बाई 3, दोनों के लिए कितना आ रहा है 2.5 बाई 3। सिमिलर ही आएगा क्योंकि जब यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पर फिर यहाँ, ठीक है, ये आ जाएगा आपका x और y। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये आपके आईआईटी क्वेश्चन में भी आया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर हम लोग जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं ये बेसिकली उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको एक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है किसका, एक डिस्क का, और डिस्क से क्या कर रहे हैं, आफ्टर अ डिस्क ऑफ रेडियस r/6 इज रिमूव्ड, और आपके पास डायग्राम भी नहीं गिवन है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम एक डिस्क बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, और डिस्क का जो रेडियस है वो क्या कर सकते हैं, डिस्क का रेडियस r मान लेते हैं। अब डिस्क की रेडियस से ही कितना पार्ट निकालना है r/6, तो r/6 हम यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर कहीं पे मान लेते हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा इतने मास का, और कितना है रेडियस है इसका r/6 को रिमूव कर देना है। तो जब रिमूव कर देंगे तो इसका मास कितना बचेगा, इस वाले का मास रह जाएगा आपके पास कितना, इसका मास रह जाएगा m1, और इसके पास जो मास आएगा वो कितना होगा m2, है ना। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के लिए यही तो पढ़ा है कि अगर एक छोटे से रीजन को अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक मास ये रहेगा, एक टोटल मास ये रहेगा, टोटल मास को हम m1 कह रहे हैं और इस वाले मास को m2। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला कार्टेशियन सिस्टम जिससे x y z इनकी पोजीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और x को निकालते हैं फिर y को निकालते हैं और z को, जिससे हमें उसका पोजीशन पता चल जाता है।
लेकिन यहाँ पर आपके पास तो कार्टेशियन सिस्टम है ही नहीं, तो हम कैसे यूज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, बैलेंस का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बैलेंस वाला कंडीशन। बैलेंस वाले कंडीशन को अगर हम इसमें यूज करते हैं, तो बैलेंस वाला कंडीशन जो होता है वो क्या है आपका, कि अगर कोई दो मासेस हैं और वो एक बैलेंस कंडीशन में है, तो क्या होना चाहिए, जितना मास यहाँ होगा उतना ही मास यहाँ भी होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। तो अगर ये मास आपका सपोज यहाँ पे m1 है और ये वाला मास आपका है m2, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ होने वाला डिस्टेंस इसका r2 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, r1। तो इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है? बैलेंसिंग कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे हम इसके ओरिजिन को जीरो मान लेते हैं, जीरो पे ओरिजिन मान लेते हैं, या सेंटर ऑफ मास को इसके ओरिजिन पे मान लेते हैं। इफ द सेंटर ऑफ मास लाई एट द ओरिजिन, या इसके सेंटर पे, तो सेंटर ऑफ मास जब हम यहाँ पे मानेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, क्योंकि नेट m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक का रीजन इधर है, एक का रीजन इधर है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 m2, इनका रेशियो आपके पास मिल जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। बट इसका यूज तो हम करेंगे, उसका यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें ये r1 और r2 हमें पता होने चाहिए। अब r1 r2 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखिए, अगर ये बॉडी का मास, इस छोटे वाले रीजन का मास r/6 है, और इतना भी इसका भी, इसका टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, r/6 प्लस r/6, इसका डायमीटर कितना आ गया, छोटे वाले का डायमीटर, इसका 2r/6 मतलब r/3, ठीक है। तो r/3, अगर मैं r से इस r/3 को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या रीजन मिल जाएगा, लगभग इस वाला एंड मिल जाएगा, ये वाला एंड, और फिर ये वाला एंड भी मिल जाएगा। इतना रीजन हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगा। कौन सा पार्ट, r/3 को अगर हम माइनस कर देंगे, तो r से, टोटल r से इस r/3 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, r से ये बाकी जो रिमेनिंग रीजन है, रिमेनिंग रेडियस, इसमें, क्योंकि इसी में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहां से क्या हो चुका है, इतना मास हट चुका है, तो r माइनस r/3 तो कितना आ जाएगा, 2r/3। अब समझे आप कि इसका मतलब कि ये दोनों पार्ट कितने हैं, 2r/3 के बराबर हैं, इन दोनों का जो रीजन होगा। तो अब क्या हो गया, r/3 इतना है, r/3 इतना है, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये वाला पार्ट जहां पर रखा हुआ है, इसका तो r/3 आ गया, लेकिन ये वाला पार्ट और इन दोनों का सम करके कितना आया, 2r/3। इसका मतलब ये हो गया कि इतने रीजन को भी मैं r/3 और इसको भी r/3 लिख सकता हूं। अब समझे आप क्या कह रहा हूं। और जब इसको r/3 और इसको भी फिर r/6 करूंगा, तो r/3 प्लस r/6 कितना होगा, बताइए, r/3 प्लस r/6, कहां से, इस सेंटर से लेकर इस तक का रीजन, r/2। क्यों, क्योंकि यहां से 2 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2r प्लस r, 3r/6 इज r/2। अब आपको समझ आया कि इसका मतलब कि अगर मैं सेंटर को क्या मान रहा हूं, सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, r/2। कि दूसरा वाला मास मेरे पास कितने डिस्टेंस पे है, r2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, r/2। और इधर से जो इस रीजन में बचा हुआ पार्ट है, अगर ये मास यहां से हट जाएगा, ये मास यहां से थोड़ा सा हट गया, तो इधर की तरफ सेंटर ऑफ मास खिसकेगा, और कहीं ना कहीं मुझे दूसरा पॉइंट मिलेगा, उसको मैं क्या मान लेता हूं, x। क्या मान लेता हूं, x। अब समझे क्या आ गया, इतने रीजन को मैं क्या मान लेता हूं, x। अब जो मेरा r1 है वो x है, r2 है r/2 है, इन दोनों को यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, r2 कितना है, r/2, और r1 कितना है, x। समझ गए, x को कैलकुलेट कर दीजिए यहां से, x कितना आएगा, x इज इक्वल टू
m2 अपॉन m1 इंटू r/2। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम तो अब शुरू हो चुकी है। वो कैसे? क्योंकि मुझे इस मास का रेशियो निकालना है और मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आईडी वालों ने क्वेश्चन बनाया तो तगड़ा ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड लूंगा मैं? रीजन का। अगर जैसे मैं क्या करूं, अगर ये टोटल पूरी बॉडी है तो इसके लिए अगर मैं इसको कट करूं आधा, तो आधा रीजन यहाँ पे आएगा और आधा रीजन यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों का मास कितना कितना हो गया? m1 अपॉन m2 कितना हो गया? 1:। जैसे कि एक रोटी है और एक रोटी को मैं अगर आधा आधा बांट दूं तो आधा मास इधर होगा आधा मास इधर होगा, तो दोनों के दोनों कितने रेशियो में आएंगे? 1:1। अगर मैं उसी चीज का ये पी और क्यू का आधा आधा कर दे तो 1:1। अगर P और Q के बीच का अगर मैंने क्या करा, एक दो रीजन बना दिए, तो Q की साइड अगर इस वाले पॉइंट के दो रीजन है और इधर की एक रीजन है, तो अब कितना रेशियो में कन्वर्ट हो गया? 1:2। इसका मतलब P के पास कितना है? P के पास जो प्लॉट मैंने दिया है उसके पास कम है, और जो Q वाले के पास है उसके पास प्लॉट क्या है? ज्यादा। इसके पास प्लॉट क्या है? दोनों भाइयों के पास कितने कितने प्लॉट है? एक एक। लेकिन यहां इसके पास कितना आ गया? एक। और इसके पास कितने पहुंच गए? फिर अगर मैंने 1 2 3, अब Q के पास इतना प्लॉट दे दिया 1 2 3, इसके पास कितना आ गया? 1। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं जो प्लॉटिंग कर रहा हूं वो किसके बेसिस पे कर रहा हूं? रेशियो के बेसिस पे, हिस्सों के बेसिस पे। मतलब कि अगर मैंने एरिया के बेसिस पे मास को लिख सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि m1 के पास कम मास है, इसका मतलब क्या है? उसका एरिया कम है। इसके पास ज्यादा मास है, इसका मतलब इसका एरिया ज्यादा है। आप समझिए, हम मास को एरिया के टर्म्स में लिख सकते हैं, और जब एरिया के टर्म्स में लिख सकते हैं तो मैं m1 और m2 को क्या लिख सकता हूं? m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बड़े वाले रीजन का एरिया। बड़े वाले रीजन का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले रीजन को माइनस कर देंगे, पाई r/6 का स्क्वायर। और m2 का क्या होगा? इसका तो है ही पाई r/6 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/6 का स्क्वायर 36, पाई आर स्क्वायर अपॉन 36। कैंसिल, 36 ऊपर जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 1 36 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा आपका 36 ब्रैकेट में 36 माइनस 1 अपॉन 36 35। रेशियो क्या आ गया? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 35, और m2 अपॉन m1 क्या होगा? 1 अपॉन 35। क्यों करा मैंने ऐसे? क्योंकि मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 में जो डालना है वो है m2 अपॉन m1। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/35 मल्टीप्लिकेशन बाय r/2 r/70। आया समझ में? तो ये वो पोजीशन निकल गई किसकी? इस, हाँ, अगर इस पार्टिकल से, इस पूरे इस डिस्क से इतने मास को हटा देंगे तो x की वैल्यू आएगी r/70। डन? ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए।